हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पार्ट 1 को फिर से रिवाइज्ड कर न्यू पॉइंट को जोड़ते हुए चैप्टर वाइज एमएआरडी प्रोग्राम के एमआरडीई पेपर 003 एमआरडीई 003 पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से समझ में आए और आप अच्छी तरह से उसे लिख पाए। तो आप लोगों को MRDE 003 के अंतर्गत जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 ही चैप्टर है। 3 चैप्टर में पहला चैप्टर है भूधृति प्रणालियां और कृषि संरचना। दूसरा चैप्टर है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार और तीसरा चैप्टर है भूमि सुधार कार्यान्वयन बाध्यताएं एवं संभावनाएं। इसको मैं एक एक कर टॉपिक वाइज बताऊंगा। तो आज जो चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं वह पहला चैप्टर है भूधृति प्रणालियां और कृषि संरचना। इसमें जितने भी पॉइंट आएंगे उसको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा और बताने जा रहा हूं। तो भूधृति प्रणालियां और कृषि संरचना के अंतर्गत आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अलग से लिख दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है भूमि सुधारों से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधारों के अध्ययन हेतु विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? अथवा भूमि सुधार को परिभाषित कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पॉइंट याद रखने हैं और पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके उसका आंसर देना है। तो मैं अभी पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ 1951। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से आपको लिखना है कि भूमि सुधारों से तात्पर्य काश्तकारों के लाभार्थ और उनके पूर्ण विवरण से है। मतलब भूमि सुधार कृषि और किसानों से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ कृषि व्यवस्था से है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ 1991 की तीर्थ रिपोर्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1991 में भूमि सुधारों के रूप में प्रसिद्ध एक अवधारणा को सामने रखा था, जिसमें भूमि सुधार कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें किसान की जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा अतिरिक्त भूमि का विवरण भूमिहीनों से करना और उसका समाधान करना था। इसके अलावा भूमि स्वामित्व संबंधी लेखों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से करना भी शामिल किया गया था। दूसरा पॉइंट है, जो टॉपिक है वो टॉपिक है भूधृति सुधार। तो भूधृति सुधार अगर देखा जाए तो यह बदलती हुई आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था। इसमें किसानों के हित में समितियों और बोर्डों का साथ ही साथ परिषदों की स्थापना की गई थी, जिसमें अनौपचारिक काश्तकारी को औपचारिक संपत्ति अधिकारों में परिवर्तित करना, जमींदार और काश्तकार के बीच संविदा की शर्तों को समायोजित करने के लिए भूधृति सुधार को लाया गया था। तीसरा पॉइंट है संस्थागत भूमि सुधार। संस्थागत भूमि सुधार में अगर कहा जाए तो यह सरकार और ग्रामीण गरीब दोनों के बीच कृषिगत पैदावार तथा आर्थिक मूल्य में सुधार की संभावना रखने वाली सहायता के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र में किया गया था, जो कि किसान हित में उनके विकास के लिए ये सुधार लाया गया था। तीसरा है पूर्ण विवरणात्मक भूमि सुधार। यह भूमि सुधार का उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या सामाजिक संस्था के पास जोत संचयन को कम करना है। इसका संबंध किसी एक समूह से राज्य अथवा आर्थिक अथवा अधिक उत्पादन रूप से बड़े निजी भू संपत्तियों से जमीन लेकर भूमिहीनों अथवा छोटे उत्पादकों को हस्तांतरित करना था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ग्राम विकास में भूमि सुधारों के महत्व और प्रमुख योगदानों का वर्णन कीजिए अथवा भूमि सुधार का महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें जो निम्न पॉइंट है वो है उत्पादकता, विवरणात्मक विषमता। इन सभी पॉइंट को मैं एक एक करके वर्णन करता हूं। तो पहला पॉइंट है उत्पादकता।
उत्पादकता जो है वो समकालीन कृषि उत्पादन से सुवर्धित और संगठित भूमि विवरण व्यवस्था से है। इसका अर्थ होता है कि भूमि से संबंधित पैदावार, भूमि श्रेष्ठता और पूंजी उत्पादकता की अनुपूर्ति और रखरखाव करना। दूसरा है वितरणात्मक विषमता, जो कि भूमि स्वामित्व प्राय सामाजिक रूप से असमान होते थे, उनको समान और एक जैसा बनाने में और सक्षम बनाने के लिए यह उपाय किया गया। वितरण और गरीबी, विकासशील देशों में गरीबों का प्रमुख कारण असमान भूमि वितरण प्रतिमान है। इसकी वजह से ही असंख्य लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भूमि सुधार उपाय प्रति व्यक्ति आय में सुधार कर इन विषमताओं या असमताओं को दूर करते हैं। ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ग्रामीण जन समुदाय की जीवन दशाओं में सुधार विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि करके किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार सृजन। भूमि सुधार उपायों से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। छोटी आकार वाले कृषि भूमि प्रायः बहुफसली और पशुपालन से जुड़ जाती है, जिसमें श्रम का अत्यधिक निवेश होता है। विशेषकर शारीरिक श्रम में वृद्धि हो जाती है और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के कारण व्यापार, परिवहन साधन और सेवाओं में समुचित वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि उत्पादन के लिए सकारात्मक परिणाम। इसमें भू स्वामित्व सुधार के साथ साथ किसान के हित में योजनाओं को लागू किया जाता है, जिसमें गहन खेती द्वारा भूमि हानि की क्षतिपूर्ति हो सके। अगर कोई किसान गहन कृषि करता है और उनका हानि होता है, तो इस कृषि उत्पादन में सकारात्मकता अगर परिणाम लाया जाए तो उसके हानि को फिर से रिकवर किया जा सकता है। ग्रामीण निवास में परिवर्तन। पूंजी का सृजन कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन पर इसके दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं और समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि निवेशों की बढ़ोतरी अंततः आर्थिक विकास को आगे बढ़ाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधारों को लागू करने की दिशा में विकासशील देशों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वो है सबसे पहला कृषि उत्पादन विधि और खाद्य सुरक्षा। अगर किसान को कृषि उत्पादन विधि अच्छी तरह से पता ना हो तो समस्या का सामना करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा, अगर हम अच्छी तरह से खाद रख रखाव ना करें, उसको सुरक्षित ना करें, इससे भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहला है कि कृषि उत्पादन विधि और खाद्य सुरक्षा। तो इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। भारत ने अच्छी फसलें पैदा करके और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर एक कृषि संबंधित समस्याओं का छुटकारा पाया है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के आह्वान से किसानों को बहुत सी समस्याओं का समाधान हो पाया है। हरित क्रांति के जरिए वो अपनी कृषि में बहुत सारे सुधार लाए हैं। दूसरा पॉइंट में अगर देखें तो ग्रामीण लोगों में सामाजिक आर्थिक समानता। वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकास में जन समुदाय की असंतुलित भागीदारी भी हमारा ग्रामीण लोगों में असामाजिक आर्थिक समानता को दूर करने में सहायता करती है। उनमें जो भेदभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। भूमि सुधार के लिए अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता। अगर देखा जाए तो भूमि सुधार के लिए अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता, अगर सरकार की तरफ से हमें सहायता नहीं मिलती है तो इससे भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि पूजन और अन्य संसाधनों की सुलभता। बहुत सारे किसान अपने धर्मों और वहाँ आसपास में उपलब्ध संसाधनों की सहायता से भी कृषि करते हैं, लेकिन अगर वो संसाधन उपलब्ध ना हो, वो अपने धार्मिक पद्धति के अनुसार कृषि ना कर पाए, तो इससे भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बंजर भूमि का समुचित उपयोग। बंजर भूमि कृषि करने योग्य भूमि की तुलना में बहुत ही
समस्यात्मक भूमि है, तो बंजर भूमि को यूज करने के लिए लोगों को उसके आसपास पहले बसाया जाता है। किसान पहले उसमें बसते हैं, उन्हें भूमि की जिनको भूमि की आवश्यकता होती है, और उस भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, और धीरे धीरे उपजाऊ बनाने के उपरांत बंजर भूमि को एक कृषि योग्य भूमि में बदल कर उस भूमि को सुधार कर किसान की जो समस्या है वो धीरे धीरे निपटान होती है। जन समुदाय की भागीदारी, जन समुदाय की भागीदारी, अगर कुछ भी कार्य किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पे किसी भी समस्या के निदान के लिए एक आम सभा का गठन होता है, आम सभा का आयोजन किया जाता है, और उसमें जन समुदाय की भागीदारी जरूरी होती है। अगर देखा जाए तो यह एक पंचायत की तरह होता है जो आम सभा होती है, और वो उसमें किसान अपनी समस्याओं को रखते हैं और उसके अनुरूप क्या करते हैं, उनका समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारत में भूमि सुधार प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए, अथवा मनुस्मृति के अनुसार भूमि स्वामित्व अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्राचीन भारत की भूधिृति प्रणाली की विशेषता अगर देखा जाए तो वो वैदिक काल से चली जाती है। अगर वैदिक काल में हम कहें तो ऐसा माना जाता है कि अस्थायी कृषि के दौर में भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति को माना जाता था जो उसे सबसे पहले साफ करता था। मतलब जो खेती हीन भूमि जो पड़ी हुई थी उसको सबसे पहले जो साफ करता था, उससे खरपतवार हटाता था, वो उस भूमि का मालिक होता था। ये वैदिक काल की धारणा है। और भू संपत्ति का स्वामी जो है उनको माना जाता था। दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरा पॉइंट है मनुस्मृति के अनुसार भू स्वामित्व अधिकार। तो मनुस्मृति के अनुसार भूमि उसकी होती है जो उसे सबसे पहले साफ करता है। सेम वही है जो वैदिक काल में हुआ करता था। और हिरण उसका होता है जो उसे सबसे पहले घायल करता था। मतलब ये अवधारणा थी मनुस्मृति के अनुसार कि भूमि उसकी होगी जो जंगल को सबसे पहले साफ करके भूमि योग बनाए कृषि योग बनाएगा, और हिरण उसका होता है जो सबसे पहले उसे घायल करेगा। इस श्लोक से प्राचीन भारत के अर्थशास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जाके सातवाहनों की भूत नहीं, यहां पे भूत लिखा गया है, यहां पे होगा सातवाहनों की भूधिृति प्रणाली। इसको आपको सुधार लेना है। तो इसमें सातवाहनों के राज्य में भूमि पर प्रजा का निजी स्वामित्व था, क्योंकि वे भूमि के छोटे बड़े खंड बौद्ध भिक्षुओं को दान कर देते थे। इस प्रकार सभी के प्रणाली प्रचलित थे। शकों की भूधिृति प्रणाली, यहां शकी हो गया, यहां पे शको कर लीजिएगा। शकों की भूधिृति प्रणाली, शकों की भूधिृति प्रणाली के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन प्रथम के बारे में दावा किया जाता है कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई ताकि आसपास के किसानों और मजदूरों को उनका पानी सिंचाई हेतु प्रयोग में ला सके और अच्छी तरह से वो अपना कृषि कार्य को कर सके। किसानों की भूधिृति प्रणाली, यहां किसान नहीं कुसानों की भूधिृति प्रणाली होगी। आप कुसान कर लीजिएगा। कुसानों की भूधिृति प्रणाली को समझने के लिए कुसानों की भूधिृति प्रणाली के बारे में जो भी जानकारी है वह व्यवहारता शिलालेखों में ही पता चलता है। कुसान काल में किसान अच्छे फसल के लिए यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान का प्रयोग करते थे। ये उनका अवधारणा था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में भूमि सुधार प्रणाली में जो निम्न बिंदु है उनका प्रयोग सभी अपने अपने तरीके से करते थे। और ये मनुस्मृति के अनुसार भूमि उनका होता था जो सबसे पहले जंगल को काट के पड़े हुए जमीन को कृषि योग्य बनाते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत की भूधिृति प्रणाली का वर्णन कीजिए, अथवा मुगल काल के दौरान भूधिृति प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब मुगल काल मतलब जब मुगल हमारे देश में राज कर चुके थे, राज कर रहे थे, तो उस समय
कि भूधिृति प्रणाली जो हमारा कृषि प्रणाली था, भूमि से संबंधित जो कानून व्यवस्था था वो क्या थी, उसको हम पॉइंट वाइज जानेंगे। तो वो पहला है 800 से 1200 में भूधिृति प्रणाली। हमारा 800 ईस्वी से अगर 1200 ईस्वी में देखा जाए तो हमारा भूधिृति प्रणाली जो था, किसानी जो खेती की करने की व्यवस्था जो थी वो है। मध्य युग में भूधिृति प्रणाली के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। वे मूल रूप से दक्कनी पठारों में कृषि का कार्य करते थे और अपने फसलों को उगाया करते थे। दिल्ली सल्तनत में भूधिृति प्रणाली, अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो इस काल में भूमि प्रबंधन और विकास के प्रति उल्लेखनीय योगदान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल, मतलब 1296 से 1316 से 16 ईस्वी में प्राप्त होता है, जिसमें भू राजस्व में कुल उत्पादन के 50% तक की बढ़ोतरी के लिए कुछ वित्तीय सुधार किए गए थे। मुगल शासक में भूधिृति प्रणाली में अगर देखें तो मुगलों के शासन में राजस्व खेती प्रचलन में थी, जिसमें सबसे अधिक बोले लगाने वाले को राजस्व संग्रहण के रूप में नियुक्त किया जाता था। मतलब जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान कृषि करना चाहता था तो वहां पे बोली लगती थी मुगलों के द्वारा, और जो सबसे अधिक राजस्व देता था उन्हीं को वो खेत दे दिया जाता था। नेक्स्ट है जब्दी अथवा दहसला व्यवस्था। ये क्या है? ये है अकबर के शासनकाल में भूमि को आकलन करने के उद्देश्य से 4 श्रेणियों में रखा गया था, जिसमें पोजल वह भूमि जिसे प्रति वर्ष जोता जाता था और कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, प्रति वह भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था जिसमें उसकी उर्वरता वापस आ जाए, और कभी कभी क्या है कुछ जमीन को छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी उर्वरता फिर से वापस आ जाए। चारर वह जमीन थी, वह भूमि जिसे 2 या 3 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता था, है ना। इस प्रकार तीन अलग अलग तरीके से जब्दी अथवा दहसला व्यवस्था जो कि अकबर के शासनकाल में हुआ करता था। बटई गल्ला बख्शी अथवा भावली व्यवस्था क्या है? तो फसल बटाई या साझेदारी के इस तरीके में उपज को ढेरियों में रखकर उसके 3 हिस्से कर दिए जाते थे, जिसमें एक हिस्सा राज्य को चला जाता था और बाकी दूसरा हिस्सा उगाने वाले को, और तीसरा हिस्सा जो उस खेत का स्वामी होता था। कनकुत क्या है? अब कनकुत देखिए, कनकुत एक पॉइंट है इसमें। कनकुत मुगल साम्राज्य में साम्राज्यिक भूमि का एक बड़ा अंश कुछ वर्गों को भूमि अनुदान के रूप में दे दिया जाता था, जिसे जागीर भी कहते थे। ये कनकुत प्रणाली व्यवस्था भूधिृति प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमि सुधार की दिशा में किए गए उपाय का वर्णन कीजिए। तो भूमि सुधार की दिशा में अगर देखा जाए कि कौन कौन सा उपाय किया गया है ताकि कृषि कार्य में उनका प्रयोग किया गया हो, तो भूमि सुधार की दिशा में किए गए उपाय को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है लगभग। अगर उसमें पॉइंट वाइज देखिए तो वो निम्न तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो भूधिृति प्रणाली का युक्तिकरण कर सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई प्राचीन भूधिृति प्रणाली से कृषि के स्थानीकरण अथवा सुधार को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था, और यदि मिला भी था तो वह बहुत कम ही था। इसलिए यह स्वामित्व राजनीतिक नेतागण के अधीन था और इस शासन व्यवस्था में अच्छी तरह से किसानों की खेती में बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। जोत की उच्चतम सीमा। भारत में भूमि का वितरण अत्यंत असमान रहा है, जहां 3/4 उपजाऊ भूमि की स्वामी 7% ग्रामीण संख्या रही है। कहीं कहीं जोत की उच्चतम सीमा मतलब कहीं अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो वहां पे आपको जो लगान है वो ज्यादा देना पड़ रहा है, कहीं कम देना पड़ रहा है। ये भी एक क्या है, वो उसको भी सुधारा गया था। भूमि सुधार की दिशा में इसका उपयोग किया गया था और इसका उपाय किया गया था। खतौनी क्या है? नहीं, उससे पहले जानते हैं काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। तो काश्तकारी व्यवस्था जो है वो है आपका भूमि स्वामित्व के समान वितरण की दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे जितना फसल उग जाता है तो उसको भी उसका हक दिया जाता है।
खतौनी एक पॉइंट है। खतौनी में क्या होता है देखिए, भूमि के सभी काबिजों की भूधृति के वर्गों और नामों का अभिलेख इसमें होता है। खतौनी में जो व्यक्ति भूमि को करता है उसका नाम रहता है, उनका डिटेल रहता है। गांव का नक्शा, गांव और खेतों की सीमाएं देखने वाला एक सचित्र प्रपत्र रहता है। गांव की नक्शा के लिए एक पेपर तैयार किया जाता था, हाँ, जो कि उस नक्शा में दर्शाया जाता था इसमें कितने प्लॉट नंबर है और कितने दाग नंबर है। खसरा क्या है? यह नक्शे की सूची होती है जिसमें खेत की सीमाओं, उसके क्षेत्र, पट्टेदार की वितरण, सिंचाई के तरीके और फसली क्षेत्र और भूमि से अन्य उपयोग आदि को दिखाया जाता था और उनका विवरण होता था। इस प्रकार हम 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर इन पॉइंटों को विस्तार रूप से लिखकर दे सकते हैं। हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जा रहा है वो है, नेक्स्ट हमारा होगा, भारत में स्वतंत्रता पूर्व की भूधृति प्रणालियों और कृषि संरचना का वर्णन कीजिए, अथवा ब्रिटिश पूर्व मतलब अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कृषि संरचना का वर्णन कीजिए। इनको हम निम्न बिंदु द्वारा वर्णन करेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो भारत में स्वतंत्रता की पूर्व अगर देखा जाए तो कृषि व्यवस्था की अवधारणा का आधार एक विधिवत एकता के रूप में लोगों, जनसमूहों और भूमि का आपसी संबंध हमेशा से रहा है। डैनियल सॉर्नर ने अपनी पुस्तक में कृषिगत ढांचा शब्द का प्रयोग भी किया है, जो कि हमारे उन्नत किसान प्रणालियों, कृषि प्रणालियों को दर्शाता है। आर्थिक विशेषताएं, पहला पॉइंट जो आर्थिक विशेषताएं के रूप में अगर देखें तो भारतीय गांवों में कृषि उत्पादन का ढांचा शताब्दियों से आ रहा है। किसी भी शासक ने गांव की भूमि पर ग्राम समुदाय के अंतिम पारंपरिक अधिकारों को चुनौती नहीं दी और उसे उनके अनुसार कृषि करने का अधिकार दिया गया, उनके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया, उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके अनुसार उसे स्वतंत्र छोड़ दिया गया कृषि करने के लिए। सामाजिक विशेषताएं अगर देखें, सामाजिक विशेषताएं में अंग्रेजों ने पहले भारत पर कई बार जीत हासिल की और उसके बाद उसे केवल राजनीतिक शासनों के रूप में नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक विशेषता के रूप में कृषि करने का अलग अलग विधि और व्यवस्थाओं को लागू किया गया। कृषि करने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपने अधीन में अपने नियमों के अनुसार लगान लेकर वो कृषि करवाते थे और उनका कुछ अंश अपने पास रख लेते थे और किसानों को भी कुछ देते थे। ये उनका अपना तरीका था। कृषि संरचना पर अंग्रेजी राज का प्रभाव भी पड़ा, जो कि भूमि ग्राम समुदाय की, जब भूमि ग्राम समुदाय की होती थी तो राजा की संपत्ति कभी नहीं माना जाता था। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव हुआ कि जो व्यक्ति जमीन कर रहा है या फिर कृषि करता है वो उनका जमीन है। ग्राम समुदाय का प्रभाव अगर देखें तो ग्राम समुदाय का प्रभाव पड़ा है। इसमें अलग अलग गांव की अलग अलग कृषि करने की पद्धति थी, प्रणाली थी और वो उनका अलग अलग तरीका था। और ये अगर अंततः देखा जाए तो ये हमारा कृषि संरचना को दर्शाता है और ये ब्रिटिश पूर्व संरचना है जो कि पहले से आ रहा है, हमारे अंग्रेज आने से पहले से आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश प्रणाली में हुए परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि हमारा कृषि तो प्रणाली व्यवस्था को हम जान गए, लेकिन इसमें जमींदारी व्यवस्था जो है उसमें किस प्रकार की प्रणाली व्यवस्था को लागू किया गया था और इसमें क्या क्या परिवर्तन आया था। महालवारी व्यवस्था पर अगर देखें तो इसमें टिप्पणी कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर लगभग लगभग सेम होगा। तो इसमें अगर देखें, इसमें अगर देखते हैं तो हमारा भारत में अंग्रेजी राज के देश की भूधृति प्रणाली को बिल्कुल बदल कर रख दिया गया था। भारत में अंग्रेजी राज ने कृषि करने के तरीका को बदल दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार में कठिनाई का अनुभव हुआ क्योंकि भारत में अंग्रेजी सामान की बिक्री नगण्य थी। भारतीय माल के भुगतान के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी के निर्यातक पर शीघ्र ही पाबंदी लगा दी गई थी और अंग्रेजों द्वारा अपने स्तर से कृषि पद्धति को लागू किया गया था और उनसे संबंधित समस्याओं का भी समाधान वो अपने तरीके से करते थे। भूधृति प्रणालियों में भूधृति से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा सरकार से भूमि ग्रहण करने के ढंग से और भूधारक तथा राज के आपसी संबंध से। भूमि का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होता था। अगर देखा जाए तो भूमि का पूर्ण स्वामित्व जो है, भूमि का पूर्ण अधिकार जो होता है वो सरकार के पास होता था। सरकार ही व्यक्तियों अथवा समुदाय को स्वामित्व का अधिकार देती थी और सरकार के द्वारा ही दूसरे लोगों को खेती करने के लिए उस भूमि का अधिकार दिया जाता था। इस तरह इस कार्य में भूमि जिसके पास होती है वह भूमि का स्वामी होता है और उसके लिए उसे भू राजस्व देना पड़ता है। जो भूमि सरकार के द्वारा दी जाती थी और वो किसान जो कृषि करते थे और वो रिटर्न में सरकार को भू राजस्व देते थे,
वो सालाना होता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जमींदारी प्रथा। इस प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में शुरू किया था। इसके अंतर्गत जमीन एक व्यक्ति या अधिकतम कुछ चुने हुए व्यक्तियों की होती थी जो सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था जो उच्च आर्थिक वर्ग के थे और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार थे। जमींदारी, जागीरदारी, ईमानदारी ये सभी कृत्रिम रूप से पैदा किए गए थे ताकि अंग्रेजों द्वारा उन्हीं के शासन व्यवस्था में कृषि उनके मुताबिक किया जा सके। माहलवारी व्यवस्था देखा जाए तो माहलवारी प्रथा के अंतर्गत गांव की सारी जमीन गांव के समुदाय की होती थी। इसके सदस्य लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यह प्रणाली पहले आगरा व अवध और तथा बाद में धीरे धीरे पंजाब में भी शुरू हो गई थी। रैयतवारी क्या है? तो इस प्रथा के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वयं सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होता था तथा यह प्रथा सबसे पहले मद्रास में 1872 ईस्वी में लागू की गई। यह हिंदू परंपरा की उपज थी जो मुंबई और मध्य भारत में प्रचलित रही। रैयत जब तक सरकार को नियमित रूप से भू राजस्व देता था तब तक वह भूमि का स्वामित्व माना जाता था। मतलब अगर भूमि का स्वामित्व बने रहना होता था अगर किसी किसान को तो उसे रैयत देना आवश्यक हो जाता था, उसे टैक्स देना आवश्यक हो जाता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृषि समाज पर ब्रिटिश शासन की भूधिृति प्रणाली के प्रभाव की चर्चा कीजिए। कृषि समाज का ब्रिटिश शासन में क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है खेतीहरी मजदूर। यह लोगों का एक बृहत्तर वर्ग था जो अंग्रेजों की आर्थिक नीति के चलते बना था। यह वर्ग गांव के सामाजिक आर्थिक ढांचे के सबसे निचले पायदान पर स्थित था। पहले ये किसान हुआ करते थे किंतु अंग्रेजों की कृषि तथा आर्थिक नीतियों और भू राजस्व व्यवस्था के कारण उनकी भूमि छीनती गई और वे खेतिहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए। खेतिहर मजदूर कैसे बने? उनकी जो राजस्व है और खेतिहर जो है खेती जो है वो छीनती गई अंग्रेजों के द्वारा और वो क्या बन गए? वो खेतिहर बन गए। किसानों की गरीबी भी एक प्रभावित करती है। जो कम उत्पादन का मुख्य कारण यह भी था कि किसानों के पास कृषि में निवेश करने के लिए आवश्यक धन नहीं होता था। अंग्रेजी राज के विस्तार और धन की अत्यधिक आवश्यकता होती थी जिसमें किसानों को ऋण लेने के बाद उसे गरीबी झेलना पड़ता था। काश्तकारी, जिन किसानों के हाथ से काश्तकारी पॉइंट में है, जिन किसानों के हाथ से इस तरह की भूमि चली जाती थी उन्हें आवश्यक तौर पर भूमि से भगा नहीं दिया गया। ऐसा केवल उन्हीं मामलों में हुआ जहां नए मालिकों ने भूमि को भाड़े के मजदूरों के साथ सीधे जोता था, उसे दे देता था। पुराने किसान कई बार अपनी बिकी भूमि को बटाई में जोतते थे, जो बेच देते थे, फिर उसको बटाई में लेते थे, भाग में लेते थे। कुछ उसमें जो कृषि होती थी उसे मालिकों को दिया था, कुछ अपने पास भी रख लिया था, वही बटाई है। बटाई अथवा बर्गा व्यवस्था एकमात्र कारण गांव के ऋण संबंध ही नहीं थे। हालांकि इसका विकास अधिकतर इसी कारण महत्वपूर्ण कारक से हुआ और यह व्यवस्था लगभग प्रचलित रही। नेक्स्ट, काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त के बाद अगर बंगाल में दो प्रमुख काश्तकारी अधिनियम लागू किए गए हैं जो कि 1859 का लगान अधिनियम और वर्ष 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम, जिसे 1920 और 1930 के दशक में अनेक बार संशोधित किया गया था। काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से जमींदारों के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लग गए थे और उनकी जो जायदादियों पर थोड़ी लगाम लगी थी। जो वो किसानों पे जुर्म करते थे उस पर लगाम लग गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषक समाज में परिवर्तन। तो वर्ष 1860 ईस्वी में कृषि विशेषकर कपास की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। इस वृद्धि से लाभ उठाने वाले में सबसे पहले व्यापारी और महाजन थे जो लाभ उठाते थे, किंतु कृषकों को भी इसका कुछ लाभ मिला। जो किसान अपेक्षाकृत संपन्न थे उन्हें अच्छा दाम मिलता था, नहीं तो उन्हें कम दामों पे उपज को छोड़ना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि हस्तांतरण।
भूमि हस्तांतरण के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व अपनी भूमि को दूसरे कृषि को बटाई पे दे देते थे और वो एक कृषि से एक किसान से दूसरे किसान पे चले जाते थे और उन पे वो अपने अनुसार उपज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन और किसान आंदोलन की संकल्पना और उसके बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, अथवा सामाजिक आंदोलन और किसान आंदोलन में क्या अंतर है। तो किसान के आंदोलन को सामाजिक आंदोलन के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, अच्छी तरीके से अगर देखा जाए, तो सामाजिक आंदोलन को अनेक समाज वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, किंतु कोई परिभाषा सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। किसी भी सामाजिक आंदोलन में एक न्यूनतम स्तर का संगठन होता था और किसान आंदोलन में एक यूनिटी होती थी जो सभी किसान मिलकर अपने कृषि कार्य के हित के लिए करते थे। सामाजिक आंदोलन और किसान आंदोलन दोनों में अंतर पाया जाता है। सामाजिक आंदोलन समाज हित में किया जाता था और किसान आंदोलन कृषि के हित में किया जाता था, लेकिन दोनों का प्रभाव किसानों के लिए ही होता था और किसान के विकास के लिए किया जाता था। अब हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, टिप्पणी करना है, जिसमें पहला बिंदु है नील विद्रोह। नील विद्रोह की सर्वप्रथम शुरुआत सितंबर 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। भारतीय किसानों ने अंग्रेजों द्वारा अपने साथ दासों जैसा व्यवहार करने के कारण ही विद्रोह किया था। यह विद्रोह नदिया, पावना, खुलना, मालदा आदि स्थानों पर हुआ था। किसानों की आपसी एकजुटता, अनुशासन एवं संगठित होने के बदौलत ही यह आंदोलन सफल हो पाया था। पावना आंदोलन 1870 के दशक में 1872 से 76 के बीच बंगाल में कृषकों का एक शक्तिशाली आंदोलन विकसित हुआ। यह आंदोलन मध्य बंगाल के अनेक जिलों में फैला, किंतु उसके मुख्य केंद्र पावना तथा बोगरा जिले में थे, इसलिए इसे पावना का कृषक संघर्ष भी कहा जाता है। दक्कन किसान आंदोलन वर्ष 1875 में पूना और अहमदाबाद जिले के आसपास यह आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र के पूना और अहमदाबाद जिलों में किसानों के आक्रोश ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। समस्या का मूल कारण था कि एक बार फिर किसानों पर लगान का बढ़ता बोझ, किंतु 3 कारणों से स्थिति किसानों के लिए और भी खराब हो गई। वो थे अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति, जिसके बाद कृषि क्षेत्र में मुख्य फसल कपास की कीमतें गिर गई, जिससे किसान के आंदोलन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है अवध में किसान आंदोलन। अवध के पूर्ववर्ती रजवाड़े में किसानों की स्थिति वर्ष 1856 में उसके समामेलन के बाद बिगड़ गई थी, एकजुटता के बाद बिगड़ गई थी। राजस्व संग्राहकों के रूप में तालुकदार अथवा बड़े जमींदार कृषक समाज को अपने नियंत्रण में किए हुए थे, जिसके कारण किसानों को कृषि के बाद सही उपज का भुगतान नहीं हो पाता था और वो गरीबी झेल रहे थे। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। मालाबार के मुसलमानों के एक वर्ग को मोपला कहा जाता है। मोपला मालाबार की मुसलमानों के एक वर्ग को कहा जाता है। मोपला विद्रोह को भारी बल प्रयोग करके सबसे पहले दबा दिया गया था, किंतु मोपला समुदाय के लिए स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। किसान सुरक्षा की कमी, ऊंचे शुल्क और अनुचित लेवी जैसी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके विरोध में यह विद्रोह किया गया था। गांधी के नेतृत्व में किसान आंदोलन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जिस सबसे पहले लोकप्रिय आंदोलन का नेतृत्व किया था, वह था चंपारण का किसान आंदोलन। उत्तर बिहार के चंपारण नामक स्थान में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती में आगे थे। स्थानीय भाषा में तिनकठिया नामक इस व्यवस्था में किसान को उनकी जोत के लिए 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। किंतु जब प्राकृतिक रंगों की जगह कृत्रिम रंग लेने लगे तो पूरे विश्व में नील की मांग कम हो गई और यही किसान विद्रोह का, जो चंपारण का किसान आंदोलन का कारण बना। नेक्स्ट है
बारदोली किसान आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था। बारदोली गुजरात के सूरत जिले का एक तालुक था। वर्ष 1922 का असहयोग आंदोलन पहले ही इस इलाके में राजनीतिक गतिविधियां और जागरूकता बढ़ा चुका था। स्थानीय नेता यहाँ उभर आए थे और उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संगठित कर लिया था। आंदोलन वापस ले लिए जाने के बाद भी ये कार्यकर्ता रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। उसके पास अछूतों और जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक कार्यकलाप थे, लेकिन वो इन सभी से चूके और यह एक बारदोली किसान आंदोलन का कारण बना, जो कि किसानों के हित और विकास के लिए एक सार्थक उपाय रहा। इस रहा निम्नलिखित टिप्पणी को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। यह हमारा पार्ट 1 है, MRD 003। धन्यवाद।